हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गणेश मामू पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ रहे थे टॉपिक नाउन, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। परिभाषा देखिए, ए वर्ड एक शब्द, दैट यानी जो, इज यूज्ड प्रयोग में लिया जाता है, काम में लिया जाता है, इन प्लेस ऑफ के स्थान पर, नाउन यानी संज्ञा के, इज कॉल्ड यानी कहलाता है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। यानी वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिया जाता है सर्वनाम कहलाता है। यानी या फिर ये भी कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम आते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें जो पहला प्रकार है हम पढ़ने जा रहे हैं वो देखिए आप ध्यान से। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के प्रकार में जो पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है देखिए, व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो सर्वनाम होता है वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ये खुद तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये स्वयं तीन प्रकार का होता है। अब इसके अंदर देखिए आप, मैंने यहाँ लिखा है सब्जेक्ट यानी कर्ता, पजेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण, ऑब्जेक्ट यानी कर्म और पजेसिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीन प्रकार हैं किसके, पर्सनल प्रोनाउन के। इन तीनों के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बोलने वाले व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, सुनने वाले व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम वो क्या कहलाते हैं, सेकंड पर्सन कहलाते हैं। और जिस व्यक्ति के बारे में या जिस व्यक्ति के विषय में कुछ कहा जा रहा है उसके बारे में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम है वो क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन कहलाते हैं। यानी बोलने वाला जो व्यक्ति है, जो स्पीकर है, उसके स्थान पर जो सर्वनाम काम में लिए जाते हैं वो फर्स्ट पर्सन के अंतर आते हैं। सुनने वाले व्यक्ति के स्थान पर जो सर्वनाम काम में आते हैं वो सेकंड पर्सन में आते हैं। और जिस व्यक्ति के विषय में कुछ कहा जा रहा है उस व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, आई, माई, मी, माइन, वी, आवर, अस और आवर्स। ठीक है, सेकंड पर्सन में यू, योवर, यू, योवर्स। और थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, हिज, सी, हर, हर और हर्स। थर्ड पर्सन में इट, इट्स, इट। पजेसिव प्रोनाउन में नॉट यूज्ड यानी इट का प्रयोग नहीं होता है। और दे, दियर, देम और दियर्स। ये जो प्रोनाउन है ये टोटल फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन है ये, जिसको अलग अलग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीन भागों में बांट दिया गया है। अब मैं आपको दो जानकारी और दे दूं। यहाँ मैंने लिखा है पजेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण, और यहाँ लिखा है पजेसिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक विशेषण। तो ये जो शब्द है इनके तुरंत बाद नाउन यानी संज्ञा आती है। माई, आवर, योवर, हिज, हर, इट्स और दियर, इन शब्दों की पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर जो शब्द है इनकी तुरंत बाद संज्ञा आती है। ये शब्द अपने आगे आने वाली संज्ञा की विशेषता बताते हैं, इसलिए इनको पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, और ये जो शब्द है ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, यानी ये सर्वनाम होता है। ठीक है, फिर मैं आपको इट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। इट जो है ये छोटे बच्चों के लिए काम में लिया जाता है, बड़े व्यक्तियों के लिए काम में नहीं लिया जाता है। छोटे बच्चों के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए इसको पर्सनल प्रोनाउन में शामिल तो किया गया है, लेकिन इसको इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउन यानी अव्यक्तिवाचक सर्वनाम। मैं सिर्फ इट की बात कर रहा हूं अभी। इट को इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, इट के परिवार को। क्यों? क्योंकि इट का प्रयोग छोटे बच्चों के लिए, मौसम के लिए, दिन, दिनांक है ना, आदि को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे, कल बहुत ज्यादा ठंड थी। इट इज 5 o'clock नाउ, अभी 5 बजे। तो इसलिए इसको अव्यक्तिवाचक सर्वनाम यानी इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। किसको? सिर्फ इट के परिवार को। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे हम जो दूसरा प्रोनाउन पढ़ेंगे अब उसके बारे में देखिए। आगे हमारा जो दूसरा प्रोनाउन होगा वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का मतलब होता है अपना यानी स्वयं का। निज का मतलब क्या होता है? अपना या स्वयं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्रोनाउन अपने स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं देखिए, माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्फ, himself, herself, itself और themselves। अब मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो मुख्य परिभाषा होती है वो बता दूं। यानी वे प्रोनाउन जिसमें मतलब कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का कर्ता पर ही अगर सीधा प्रभाव पड़ता है तो वो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी जैसे किसी वाक्य में आ गया दिया हुआ माई सेल्फ, उस माई सेल्फ की वजह से अगर उस वाक्य में कोई काम हो रहा है और उस काम का सीधा प्रभाव उस कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी ये स्वयं के लिए काम में लिए जाने वाले प्रोनाउन है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, सी हर्ट हरसेल्फ। सी यानी उसने, हर्ट यानी चोट पहुंचाई, सेकंड फॉर्म में यहाँ पे हरसेल्फ यानी अपने स्वयं को, उसने अपने स्वयं को चोट पहुंचाई। तो इसने क्या काम किया? अपने स्वयं को चोट पहुंचाने का काम किया। यानी कर्ता के द्वारा किया गया जो कार्य है उसका फर्क सीधा किस पे पड़ा? कर्ता पे ही पड़ा। अब इसने चोट पहुंचाई तो उस चोट की जो पीड़ा वो स्वयं को ही हुई। यानी कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का सीधा प्रभाव किस पे पड़ा? कर्ता पे ही पड़ा। तो कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का अगर सीधा सीधा प्रभाव कर्ता पे ही पड़ता है तो वो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया कि ये निश्चित प्रोनाउन बस यही होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि रमेश हिड, हिड यानी छिपा लिया, हिमसेल्फ यानी स्वयं को, बिहाइंड यानी पीछे, बिहाइंड द एलमीरा यानी अलमारी के पीछे। रमेश ने अपने स्वयं को अलमारी के पीछे छिपा लिया। अब रमेश ने छिपने का कार्य किया और छिपा कौन? रमेश खुद ही छिपा। यानी उसका प्रभाव किस पे पड़ा? सिर्फ रमेश पे ही पड़ा, है ना। तो अब यहाँ पे हर सेल्फ और यहाँ पे हिम सेल्फ, ये दोनों कौन से प्रोनाउन हो गए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गए, यानी निजवाचक सर्वनाम। यानी परिभाषा क्या है? कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का अगर सीधा सीधा प्रभाव कर्ता पे ही पड़ता है तो वो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव यानी निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रोनाउन आपके सामने इतनी होती है, ठीक है। अगला प्रोनाउन, नंबर 3, एम्फाटिक प्रोनाउन। इसको हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा भी इसके नाम में बड़ी है, दृढ़ता सूचक। दृढ़ता मतलब जोर से कोई बात करना, जोर देकर अगर किसी को बात को कहा जाता है वो दृढ़ता सूचक होती है। तो इसके अंदर एम्फाटिक के अंदर जो प्रोनाउंस आते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखो, माई सेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्फ या योर सेल्वेज, हिमसेल्फ, herself, itself और themselves। अब आप सोच रहे होंगे कि यही प्रोनाउन आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बताई, यही एम्फाटिक में बता दिए। जी, यही प्रोनाउन एम्फाटिक प्रोनाउन होते हैं और यही प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में क्या बताया था कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का सीधा सीधा फर्क अगर कर्ता पे ही पड़ रहा है तब तो ये प्रोनाउन कौन से होंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अगर ये किसी वाक्य में किसी बात को, है ना, किसी बात पर जोर देने के लिए अगर ये शब्द आ रहे हैं, किसी विशेष बात पर जोर देने के लिए, है ना, उस बात को जोर देकर अगर कहा जा रहा है इन शब्दों के माध्यम से, तब ये प्रोनाउन एम्फाटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अभी एग्जांपल देखते हैं, वी मेट द प्रिंसिपल हिमसेल्फ।
वी यानी हम, मेट यानी मिले, द प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य जी से, हिमसेल्फ यानी स्वयं से, हम प्रधानाचार्य जी से स्वयं से मिले। आप किससे मिले? प्रधानाचार्य जी से स्वयं से मिले। आपने इस बात पे प्रधानाचार्य जी से मिलने की बात पे जोर दिया है, यानी अब इसका काम आप, हम है यहाँ पे, आपके लिए कर्ता कौन है यहाँ पे? वी। लेकिन इससे हिमसेल्फ का जो प्रभाव है वो कर्ता पे नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे क्या है? एम्फाटिक प्रोनाउन। यानी इसमें बात पे जोर दिया गया है कि हम प्रधानाचार्य जी स्वयं से मिले। ठीक है, जैसे अगला एग्जाम्पल, सी हर सेल्फ यानी उसने स्वयं ने, कुक्ड यानी पकाया, फूड यानी भोजन, उसने स्वयं ने भोजन पकाया। अब इसमें भोजन बनाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि उसने स्वयं ने भोजन बनाया, तो ये इस बात का जो प्रभाव है हर सेल्फ का वो भोजन पे पड़ रहा है कि उसने स्वयं ने भोजन बनाया, करता भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज का। तो ये यहाँ पे ये प्रोनाउन कौन सा हो गया? एम्फाटिक प्रोनाउन हो गया। तो दोनों में फर्क समझ लीजिए, दोनों सेम वही प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और वही एम्फाटिक होते हैं। तो कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का अगर सीधा सीधा फर्क कर्ता पे ही पड़ रहा है, कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला, तो उस पर अगर फर्क पड़ रहा था तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और यदि किसी बात पर जोर देने के लिए अगर ये शब्द वाक्य में काम में ले जा रहे हैं, तब ये होते हैं एम्फाटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट अगला आपका जो प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन की मैं आपको परिभाषा बता दूं। रिलेटिव प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है और इससे पहले प्रयुक्त होने वाली संज्ञा के साथ अपना संबंध स्थापित करता है। यानी ये वाक्य के बीच में आता है, तभी तो दो वाक्यों को जोड़ पाएगा। ठीक है, और इससे पहले जब ये वाक्य के बीच में आएगा तो इससे तुरंत पहले एक संज्ञा होगी, उस यानी नाउन, उस नाउन के साथ ही अपना संबंध स्थापित करता है, यानी उस नाउन से इसका संबंध होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन की परिभाषा क्या होगी कि ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है और अपने से पहले आने वाली नाउन के साथ अपना संबंध स्थापित करता है। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? देखिए, हु, हुज, होम, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई और दैट। इस प्रकार के ये कुछ प्रोनाउन है जो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। दिस इज द बॉय whose brother is a doctor. This is the boy, यह वह लड़का है, whose brother जिसका भाई, इज यानी है, ए डॉक्टर यानी एक चिकित्सक। अब देखो दो वाक्य हो गए, दिस इज द बॉय, एक तो यह लड़का है, दूसरा उसके भाई की बात हो रही है, वो अलग वाक्य है जिसका भाई क्या है? डॉक्टर है। तब वाक्य के बीच में हुज है। अब ये दो वाक्यों को जोड़ दिया इसने, एक तो दिस इज द बॉय, दूसरा है कि उसका भाई ब्रदर इज ए डॉक्टर। अब इस हुज से तुरंत पहले देखो एक संज्ञा आई है, बॉय, नाउन, कॉमन नाउन है ना, जातिवाचक संज्ञा बॉय में। तो अब इस बॉय के साथ इस हुज का क्या हो गया? संबंध हो गया। दिस इज द बॉय, यह वह लड़का है, हुज जिसका ब्रदर यानी भाई, किसका भाई? इस बॉय का भाई। तो इस बॉय का हुज के साथ संबंध हो गया। हुज ब्रदर इज ए डॉक्टर, जिसका भाई एक डॉक्टर यानी चिकित्सक है। फिर देखिए जैसे दिस इज द बुक, यह वह पुस्तक है, विच जिसे, आई बोट मैंने खरीदा, लास्ट ईयर यानी पिछले साल, यह वह पुस्तक है जिसे। अब यहाँ पे विस्कार जिसे निकल रहा है। ठीक है, अब दो वाक्य हो गए, एक तो पुस्तक के बारे में बता रहा है, दिस इज द बुक, है ना, कि ये वो पुस्तक है, वर्तमान की बात हो रही है, और फिर कह रहा है आई बोट लास्ट ईयर, जिसे मैंने पिछले साल खरीदा था, ये दूसरा वाक्य है। तो दो वाक्यों को जोड़ दिया इसने बीच में आके। अब इसका संबंध किसके साथ है? इसके पहले आने वाली नाउन के साथ है, बुक के साथ, यानी यह वह पुस्तक है जिससे। अब ये जिसे किसके लिए आया? इस बुक के लिए, है ना, इसके साथ संबंध हो गया। विच आई बोट लास्ट ईयर। तो ये जो वर्ड है
हु, हुज, होम, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई और दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और अपने से पहले वाली नाउन के साथ इनका संबंध होता है। ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, यानी इनमें सीधी सी बात है, इसमें सीधा सीधा प्रश्न किया जाता है। तो कौन कौन से होते हैं देखिए, हु, हुज, होम, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, इटिस यानी इत्यादि। अब एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन में भी यही प्रोनाउन होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी यही प्रोनाउन होते हैं, लेकिन फर्क है बहुत ज्यादा। इनकी पहचान क्या होती है, ये सिर्फ प्रश्न पूछने का काम करते हैं। ये वाक्य के शुरू में आते हैं और इनके वाक्य के अंत में क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, क्योंकि प्रश्न तभी बनेगा जब वाक्य के अंत में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हु का देखते हैं, जैसे हु आर यू, आप कौन है, प्रश्न हो गया ना। अब यहाँ पे हु जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ना, और ठीक है। फिर जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे व्हाट क्या हो गया, अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन में जब ये आते हैं तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता, उसमें फुल स्टॉप ही आता है। तो यही शब्द इंटरोगेटिव में आते हैं और यही शब्द रिलेटिव में आते हैं। तो फर्क आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और अपने से पहले प्रयुक्त जो संज्ञा होती है उसके साथ उनका संबंध होता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होता है। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो प्रश्न पूछने का काम है करते हैं। ये वाक्य के शुरू में होते हैं और इनके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ये होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट, अगला आपका जो प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम, यानी ये किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं, है ना। तो जैसे इसके अंदर जो आने वाले प्रोनाउन है वो ये है दिस, दैट, दीज और दोस। ये चार जो प्रोनाउन है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये किसी वस्तु की तरफ क्या करते हैं, इशारा करते हैं। जैसे देखिए, दिस इज माई बुक, ये मेरी पुस्तक है। मैंने अपनी पुस्तक की तरफ इशारा करते हुए किसी को बताया कि दिस इज माई बुक। मेरा पेन मान लीजिए कहीं दूर पड़ा है तो मैं इशारा करके किसी को बता सकता हूँ कि दैट इज माई पेन, वो मेरा पेन है। तो ये संकेत कर रहे हैं। तो दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और बता दूं मैं, अगर दिस, दैट, दीज और दोज के तुरंत बाद अगर नाउन आ रही है यानी संज्ञा आ रही है तब ये प्रोनाउन नहीं होंगे, फिर ये एडजेक्टिव यानी विशेषण हो जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल, अब ये दिस इज माई बुक, ये तो यहाँ पे दिस क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे लिख दिया कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है। दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, लेकिन इसमें दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है और इसमें दिस के बाद नाउन आ रहा है। तो दिस के बाद दिस, दैट, दीज, दोज के बाद अगर नाउन आ रही है यानी संज्ञा आ रही है तब ये जो दिस, दैट, दीज, दोज हैं ये प्रोनाउन नहीं माने जाएंगे, ये एडजेक्टिव यानी विशेषण माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। और इनके बाद अगर जैसा ये सीधी हेल्पिंग वर्ब आई है, इशारा हो रहा है किसी चीज की तरफ, तो ये क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी प्रोनाउन होंगे। ठीक है, अगला प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं विभाजन सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाजन सूचक।
तो इसमें जो इसके अंतर्गत जो आने वाले प्रोनाउन है वो देखिए कौन कौन से हैं। ईच, आइदर, नाइदर और नॉन। ये चार ऐसे प्रोनाउन है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, विभाजन सूचक, यानी ये बांटने का काम करते हैं और इसमें लगभग ज्यादातर एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। तो इसके अंदर ये चार प्रोनाउन होते हैं, ईच, आइदर, नाइदर और नॉन। एग्जांपल देखिए, आइदर ऑफ टू बॉयज कैन गो होम। अब आइदर का प्रयोग दो में से किसी एक के लिए किया जाता है। आइदर ऑफ टू बॉयज है ना, यानी दोनों लड़कों में से कोई एक, कैन गो होम घर जा सकता है, दोनों लड़कों में से कोई एक घर जा सकता है। तो यहाँ पे आइदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। फिर जैसे नॉन का एग्जांपल देखते हैं, नॉन ऑफ हिज फोर सन्स, नॉन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। नॉन ऑफ हिज फोर सन्स यानी उसके चार लड़कों में से कोई नहीं, नॉन का क्या होता है, कोई नहीं है। लुक्ड आफ्टर हिम उसकी देखभाल की, उसके चार लड़कों में से किसी ने भी उसकी देखभाल नहीं की। तो यहाँ पे नॉन क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। तो ईच, आइदर, नाइदर, नॉन। जैसे ईच का एग्जांपल लें, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स विल रिसीव ए प्राइज, प्रत्येक विद्यार्थी इनाम प्राप्त करेंगे। नाइदर का लेते हैं तो नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, इन दोनों लड़कियों में से कोई भी सक्रिय नहीं है। तो यहाँ पे ईच, आइदर, नाइदर, नॉन ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको हिंदी में परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। परस्पर का मतलब म्यूचुअल, आपस में मिलने का, आपस में मिलाने का कार्य करते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं देखिए, ईच अदर और वन अनदर, ये दो ऐसे शब्द हैं जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर वाचक सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। कौन कौन से दो शब्द हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट्स हेल्प्ड ईच अदर, द स्टूडेंट्स हेल्प्ड ईच अदर। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों ने, हेल्प यानी सहायता की, ईच अदर यानी एक दूसरे की। तो यहाँ पे दो विद्यार्थी हैं, ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है ना, तो द स्टूडेंट्स हेल्प्ड ईच अदर। तो ईच अदर यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन हो गया आपका, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे स्टूडेंट्स कैन हेल्प वन अनदर इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी कैन हेल्प सहायता कर सकते हैं, वन अनदर एक दूसरे की, इन सॉल्विंग हल करने में, क्वेश्चंस यानी प्रश्नों को। विद्यार्थी प्रश्नों को हल करने में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो से अधिक विद्यार्थियों की बात हो रही है, समझ सकते हैं आप, क्योंकि वन अनदर आया है और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो ईच अदर और वन अनदर कौन से प्रोनाउन होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला देखिए, अगला आपका जो प्रोनाउन है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक यानी इसमें किसी चीज की निश्चितता नहीं होती है, पता नहीं होता है। तो अनिश्चित वस्तुओं की तरफ जो इशारा करने वाले जो शब्द हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं देखिए, जैसे सम, एनी, समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, फ्यू, ऑल, एनीवन, एनीबॉडी वो भी आते हैं इसमें, एनीवन, एनीबॉडी,
जैसे वन, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, जैसे सम, एग्जांपल देखिए, सम मिल्क वाज स्प्लिट। सम मिल्क यानी कुछ दूध, वाज स्प्लिट यानी फट गया था। तो अब यहाँ पे जो सम है वो क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे वन है, तो वन शुड डू वंस ड्यूटी। वन शुड डू वंस ड्यूटी यानी किसी को भी अपनी जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो करना चाहिए। तो यहाँ पे जो वन है वो शब्द कौन सा शब्द हो गया, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सम, एनी, समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी भी है, फ्यू, ऑल, वन, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिर आप एक छोटा सा, जैसे इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी होता है ना, तो जैसे उसके बारे में बता दूं मैं आपको। इसमें व्हाट और हाउ, इनके आगे अगर ये चिन्ह हो और आगे वाक्य शुरू हो तो इनको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मतलब व्हाट और हाउ के आगे कौन सा चिन्ह हो, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, विस्मयादिबोधक चिन्ह हो उनके वाक्यों में, तो वहां पे व्हाट और हाउ जो है वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का काम में करते हैं। ठीक है, ये तो आपकी जानकारी के लिए था। बाकी आपके प्रोनाउन जो विशेष मुख्य प्रोनाउन थे वो आप सभी को क्लियर करा दिए। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें और इन चीजों को अपने माइंड में क्लियर करें, एक्सरसाइज करें, अच्छे से याद करें और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर और फॉरवर्ड मतलब करें आगे से आगे, ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। थैंक यू।